First of all, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग बेटा. चलिए, इससे पहले हमने इसके जो पॉइंट्स है यानी 1 2 3 ये पेजेस ऑलरेडी हमने रीड किए थे और जो इसके फर्दर पॉइंट्स हैं वहां से हमें स्टार्ट करना. लेट्स से इन्होंने एक पॉइंट बताया था, यहाँ से करें एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट्स. ठीक है, ये चैप्टर नंबर 17 इसका हमने ऑलरेडी ये सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन में. ठीक है, Yes, sir. अब हमें क्या करना है, यहां से पॉइंट नंबर आपका जो है एक्टिविटी 17.3 ये भी डिस्कस किया गया था. और यस बेटा, इन्होंने कहा इफ यू रिमूव वन कंपोनेंट एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट्स. यानी इन्होंने, देखिए सही है, जो फूड चेन है वो आप देख रहे हो. फूड चेन में इन्होंने एक एग्जांपल के एज एग्जांपल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ग्रास इज रिलेटेड टू इंसेक्ट, या ग्रास को ईट करता है इंसेक्ट, और इस इंसेक्ट को कौन ईट करता है, फ्रॉग. सेम एज इस फ्रॉग को स्नैक और स्नैक को ईगल. इस तरह से ये फूड चेन फॉर्म होता है. कोई जरूरी नहीं फूड चेन एक जैसे होते हैं, कई सारे फूड चेन होते हैं ना, जिसे फूड नेट बोला जाता है, फूड Yes, जाल sir. बोला जाता है, फूड वेब बोल सकते हैं. ठीक है, तो एक चीज है, मतलब इस सारी चीजों से एग्जांपल्स के थ्रू हम ये चीज समझ सकते हैं कि जो एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्ट्स. यानी इसमें से कोई एक भी ब्रेक हुआ तो सारा जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. फूड चेन जो है यानी भोजन श्रृंखला जो है वो दुष्प्रभावित हो जाएगी. सही है. इन्होंने कहा इफ यू रिमूव वन कंपोनेंट से ट्रीज ऑल अदर कंपोनेंट वुड बी अफेक्टेड. हम कहते हैं सर इसमें से केवल एक ही कंपोनेंट हम हटा दें, कहते पेड़ को ही हटा दें. सबसे जो मेजर और मस्ट कंपोनेंट है वो क्या है, ट्रीज हैं या प्लांट्स हैं, उनको ही हटा दिया जाए तो सारे जो इससे रिलेट है वो सारे कंपोनेंट अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे, और बहुत बुरी तरह से प्रभावित होंगे. यहां तक कि उनका लाइफ सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, इम्पॉसिबल हो जाएगा, लाइफ सर्वाइवल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी जीवन उनके लिए जुड़ना दुर्लभ ही नहीं असंभव हो जाएगा. ठीक है, अगर ये जंगल प्रभावित होते हैं, पेड़ पौधे प्रभावित होते हैं तो, काटे जाते हैं तो. प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर. Yes. Professor Ahmed asked children to pick up leaves from the forest floor and observe them under a hand lens. They found tiny mushrooms over the decaying leaves. They also saw an army of tiny insects, millipedes, ants and beetle on them. देखिए, प्रोफेसर अहमद ने उनमें से किस जो वहां जंगल के रास्ते से होकर आ रहे थे बच्चे ना, तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को से कहा पत्तियों को उठाइए. उन्होंने पत्तियों को उठाया तो देखा क्या उस पे, दम अंडर अ हैंड लेंस. उनके पास हैंड लेंस भी था, वो अपने साथ लेकर जंगल में गए थे बच्चे. उस हैंड लेंस से उसको ऑब्जर्व करते हैं पत्तियों को, तो क्या पाते हैं वो देखते हैं द फाउंड टीनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स. यानी वो उस सड़े गले पत्तियों पे छोटे छोटे मशरूम के स्प्राउट्स देखते हैं, यानी अंकुरण देखते हैं वहां पे. ठीक है, they also saw an army of teeny insect, millipedes, ant and beetle on them. इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उन पत्तियों पर देखे गए हैं, जैसे उन्होंने बताया millipedes, ants and beetle. ठीक है, they were wondering how these organisms live there. इस चीज को लेकर सभी आश्चर्य में थे कि ये जो छोटे यानी माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स ये टीनी ऑर्गेनिज्म हैं, ये इन पत्तियों पे कैसे पाए जाते हैं, कैसे रहते हैं. तब प्रोफेसर अहमद ने बताया, क्या बताया, explain that apart from these animals which are easily seen, there are several organisms and microorganisms that live in the soil. बेटा जी इन्होंने बताया कि प्रोफेसर अहमद ने कि इन सब के अलावा जो हम जिन ऐसे छोटे जीवों को जिनको तो हम देख सकते हैं, इनके अलावा कई ऐसे सारे जीव पाए जाते हैं जो इनसे भी टीनी होते हैं, इनसे भी क्या होते हैं, डेलिकेट होते हैं, जिनको हम नग्न आंखों से यानी ओपन आई से देख नहीं सकते, खुली आंखों से देख नहीं सकते. इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है. ये मिट्टी में रहते हैं. कहाँ रहते हैं, दैट लिव इन द सॉइल. ओके,
जो माइक्रोब्स होते Yes, हैं वो sir. मिट्टी में ही तो रहते हैं, मतलब सारे माइक्रोब्स तो हर जगह होते हैं, बट जनरली माइक्रोब्स की बात की जा रही है कि ऐसे माइक्रोब्स जो मिट्टी में तो जिनको हम इजिली सीन नहीं कर पाते, देख नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसे माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं मिट्टी में। इन्होंने कहा पहली वंडर व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट। देखिए पहले इस चीज को लेकर, क्योंकि वो तो लीव्स पे ग्रो कर रहे हैं ना, मशरूम है या जो अदर इंसेक्ट्स थे जो उन डिकेइंग और डेड लीव्स पे लाई कर रहे हैं, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए प्रोफेसर अहमद ने रिप्लाई दिया, मतलब बताया बच्चों को, दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज, convert them into a dark colored substances called humus। बेटा जी इन्होंने बताया कि जो ये माइक्रोब्स होते हैं ये क्या करते हैं, सॉरी मशरूम और माइक्रोब्स जो भी हैं, ये डेड प्लांट और एनिमल टिश्यूज पे के द्वारा फीडिंग करते हैं, यानी उनसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो कंटेन करते हैं, गेन करते हैं, एंड कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंसेस कॉल्ड ह्यूमस। और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं उन सब्सटेंसेस को। किसको? जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पार्ट होते हैं और एनिमल्स रेसिड्यू होते हैं, मतलब कहने का मतलब चाहे जानवरों के अवशेष हों या पेड़ पौधों के जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, जो ये माइक्रोब्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करने के दौरान उसी के दौरान ये फीडिंग करते हैं। फीडिंग उसी के दौरान होता है जब ये डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, और उस फीडिंग के दौरान फिर क्या करते हैं, उस सब्सटेंसेस को एक डार्क कलर्ड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे ह्यूमस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। अब ऑलरेडी इससे फैमिलियर हो चुके इस पॉइंट से, ऐसी बात नहीं कि पहली बार आपके आंखों सामने आ रहा है ना, इससे पहले के चैप्टर्स में भी आपने इस चीज के बारे मतलब ह्यूमस के बारे में जाना था, बहुत ही इन डिटेल मैंने वहां पे बताया गया था, तो आई होप इस पॉइंट को लेकर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन्होंने कहा यू हैव, यस बेटा, you have learnt about humus in chapter 9, yes, in which layer of the soil would you find humus। अच्छा एक बात है, ध्यान है आप लोगों को, कौन सा लेयर फॉर्म करता था, मतलब मिट्टी की कौन सी लेयर ह्यूमस होती है, मिट्टी की कौन सी टॉप लेयर? टॉप मोस्ट। यस बेटा जी, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज ह्यूमस। आप जानते हो जो मिट्टी होती है सबसे उसके सबसे ऊपरी परत जो होती है उसकी, वो ह्यूमस ही होता है, जो डार्क कलर्ड होता है, जिसमें डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स रेसिड्यू होते हैं, ठीक है, उसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी मरे पड़े होते हैं, पेड़ पत्तियों के टुकड़े अवशेष प्राप्त उसमें रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा सर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये बात तो आप ऑलरेडी जानते हो। ऐसे माइक्रोब्स जो इनको ह्यूमस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स को, ठीक है, इन्हीं को हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। डिकम्पोजर्स मींस अपघटक बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, उसको अपघट्ट करते हैं, यानी इसको कंपोनेंट, यानी जो उनके मूल कंपोनेंट होते हैं, यानी जो उनका रियल कंपोनेंट होता है उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके जो नाइट्रोजन होता है उसको वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसको रिलीज करते हैं अगेन इनटू द सॉइल। यही इन डिकम्पोजर्स का काम होता है, जो वो कंटेन किए रहते हैं डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स, चाहे वो प्लांट के हों चाहे वो एनिमल्स के हों, वो उनमें नाइट्रोजन कंटेन होता है ऑलरेडी। तो उस नाइट्रोजन का, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करते हैं, अगेन फिक्स करते हैं इनटू द सॉइल, और इस फिक्सिंग को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बोलते हैं। बट ये जो फिक्सिंग करते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो चीजें जहां है वहीं पर पहुंचाने का काम करते हैं, यानी बैलेंस कर देते हैं एक तरीके से, है ना। एक प्रकार का नाइट्रोजन, यानी जो मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन की बात क्यों करें, जितने मिनरल्स होते हैं वो कहाँ से लिए गए थे, चाहे पेड़ पौधों की बात करें चाहे जानवरों की बात करें, वो सभी मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि हाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी लोग, सभी जीव पौधों पे ही निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है। और पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं भाई, कहाँ से पाते हैं ये फूड कंपोनेंट, यानी जो उनको रॉ मटेरियल मिलता है कहाँ से मिलता है, सॉइल के थ्रू। जितने भी रॉ मटेरियल मिलते हैं वो किसके थ्रू मिलते हैं, सॉइल के थ्रू, ठीक है।
Yes, sir. तो कहने का मतलब ये है कि अगेन उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करके अगेन नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं इनटू द सॉइल और इस तरह से बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर का जो मिनरल्स है उसको, हमारे एनवायरनमेंट का जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको बैलेंस करके रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट सून। पहले रिमूव सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर अंडर देम अ लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन फॉरेस्ट फ्लोर। जल्दी क्या करती है, पहली उसमें से जो डेड लीव्स होते हैं उनको हटाती है और देखती क्या है, डेड लीव्स को हटाने पे देखती है वो ह्यूमस का लेयर एक देखती जाती है वहां पे, यानी डार्क कलर्ड डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स को वहां पे देखती है, यानी ह्यूमस होता है। वो क्या होता है, ह्यूमस। That nutrients of dead plants and animals are released into the soil। वही बात जो मैंने बताया बेटा जी, ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स जो होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स का न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अगेन रिलीज करते हैं इनटू द सॉइल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, फ्रॉम देयर Yes, these sir. nutrients are again absorbed by the roots of the living plants। और फिर क्या होते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स फिक्स किए गए इनटू द सॉइल, यही न्यूट्रिएंट्स फिर से उन पौधों के द्वारा यूज किए जाते हैं, पौधों के जड़ों द्वारा यूज किए जाते हैं जो उस मिट्टी में अब क्या कर रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में है, खड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, वो Yes, sir. अपने आप को ग्रो कराने के लिए इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं। व्हाट हैपेंस इफ एन एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट। बेटा जी कह रहे हैं कि क्या होता होगा यदि एक जानवर यानी कोई जंतु जब जंगल में मर जाता होगा तो क्या होता है। आप जानते हो कोई जंतु जब जंगल में मर जाता है तो क्या होता है, उसको भी यही डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म। डिकम्पोज कर देते हैं उसको क्या करते हैं, इनटू सिंपलर फॉर्म। जो उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी उनके कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जिन कंपोनेंट्स से, जिन घटकों से मिलकर बने हैं, उनको अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर मिट्टी में अलग फिर से वो फिक्सिंग कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। चलिए वही बात बताने की कोशिश ये भी करेंगे। Celia asks, Tibu replied, the dead animals become food for vultures, crows, jackals, and insects. In this way, the nutrients are cycled, so nothing goes waste in our forest. बेटा जी इन्होंने बताया, सेलिया ने पूछा था, तीबू ने इसका रिप्लाई दिया, बताया तीबू ने सेली को कि जो जंतु यानी जो जानवर जंगल में मर जाते हैं उनको क्या करते हैं, उनको ये गिद्ध, कौवे, जैकाल्स और बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उनको खाकर खत्म कर देते हैं। यानी जो उनका मेन इंपॉर्टेंट मिनरल्स था, जो न्यूट्रिएंट जो कंटेन किए रहते हैं, ठीक है, उन सब को वो अगेन अब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कुछ भी वेस्ट नहीं जाता जंगल में। ऐसा नहीं कि वो कंटेन किए थे, वो मर गए, अब उस नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं कर रहा, उस मिनरल्स का कोई यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, सबका यूज होता है वो अदर एनिमल्स के द्वारा, भले ही डेड और डिकेइंग हो गए। ओके, in this way the nutrients are cycled so nothing goes waste in forest। okay, I hope ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। Yes, sir. Yes, sir. बेटा जी इसमें कहना है, दे आल्सो मेंटेन, सॉरी, पहले रिमाइंड प्रोफेसर अहमद दैट he had not explained why forests are called green lungs। एक चीज और, पहली ने प्रोफेसर अहमद को इस बात के लिए ध्यान दिलाया, सर आपने एक चीज बताया था कि जो ये जंगल होते हैं ग्रीन लंग्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट का, इस चीज को आपने समझाया नहीं, बताया नहीं कैसे होते हैं। तो प्रोफेसर अहमद इसके बारे में बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। ऑलरेडी हमने बताया था क्यों ग्रीन लंग्स होते हैं। लंग्स का एग्जैक्टली वर्क क्या होता है, लंग्स का हमारे जो एग्जैक्टली वर्क होता है टू प्योरीफाई, बेटा जो भी इनहेल करते हैं जितने भी टाइप के एयर, यानी उसमें कई सारे गैसेस मिक्सचर होते हैं, उस गैस को क्या करता है, वो प्योरीफाई करने का काम करता है। उसमें से यूजफुल गैस है ऑक्सीजन, उसको इनटेक करता है, बाकी जो अनयूजफुल गैसेस हैं उनको हम क्या करते हैं, पुल आउट करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। ठीक है, सही Yes, है। sir. और ये हमारा काम करता है लंग्स, सेम एज जो हमारा फॉरेस्ट होता है, ये भी ग्रीन लंग्स की तरह ये हमें क्या करता है, हमारे लिए जीवनदायिनी गैस रिलीज करता है। और जो अनवांटेड और अनयूजफुल गैसेस हैं जो एक्सेस अमाउंट में हो रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है,
उस गैसेस को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से ग्रीन लंग्स का वर्क करते हैं। वही बात ये भी बताना चाहेंगे, Professor said that the plant release oxygen through the process of photosynthesis. The plant help to provide oxygen for animals' respiration. They also maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. That is why forests are called lungs. ठीक है, बातें समझ में आई? प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो ये पौधे होते हैं यानी पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उस समय ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में गैसेस को बैलेंस रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते रहते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं उस समय। ठीक है, अब्जॉर्ब करते रहते हैं और जो हमारे लिए यूजफुल गैसेस है, हमारे लिए मस्ट होती है, वो गैसेस रिलीज करते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में गैसेस का बैलेंस बना रहता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है। ठीक है, क्योंकि हम सभी क्या करते हैं, हम सभी जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनसे ज्यादातर आप जानते हो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, हार्मफुल गैसेस ही रिलीज होती हैं। चाहे जितने भी हम कितने भी प्रोडक्शन हाउस की बात कर लें या जो भी हम चीजें बनाते हैं, कुछ भी जलाते हैं, वहां पे ये सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं। वो बात करना चाहें सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड की या कार्बन मोनोऑक्साइड की या कार्बन डाइऑक्साइड की, तमाम सारी हानिकारक गैसें निकलती रहती है। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तमाम सारी गैसेस, ये सारे हमारे लिए क्या होते हैं भाई, सारे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। बट बात आती है ऑक्सीजन, ये हमारे लिए यूजफुल, हार्मफुल कोई नहीं होता, लेकिन एक्सेस अमाउंट में हो जाएंगे तब हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, कुछ गैसेस होते हैं बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, जैसे आप जानते हो जब सूट होता है, सूट के साथ जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स चलते हैं यानी जो धुआं निकलता है, तो उसमें कुछ ऐसे भी कण होते हैं जो जले नहीं होते पूरी तरह से, है ना। धुआं क्या होता है, वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं, यानी कार्बन के वो पार्टिकल्स होते हैं जो आधा जले हुए होते हैं, वो धुएं के साथ चल रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी खतरनाक होती है कि हमारे ब्लड में चली जाए तो ये क्या करती है, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाती है और ऑक्सीजन को वहां से खींच लेगी। जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होता है उसको क्या करती है, वहां से वो खींच लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, और इस तरह से हमारा दम घुटने लगता है, इसीलिए इसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, और ये बहुत तेज होता है। ठीक है, मतलब ये ज्यादा समय अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में एंटर कर गया है तो फिर ज्यादा समय तक आदमी जीवित नहीं रह पाता, ये भी सही है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बताते हैं। इन्होंने कहा द चिल्ड्रन saw clouds forming in the sky। बेटा अब बच्चों ने देखा कि जो बादल हैं वो आकाश में छा रहे हैं, यानी बादल बन रहे हैं। वो जो रिकॉल्ड व्हाट ही हैड लर्न्ड अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6। देखिए बुझो कि यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान आ रही हैं जो उसने क्लास 6 में पढ़ा था वाटर साइकिल के बारे में। ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। ये क्लास 6 में उसने पढ़ा था। क्या जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी से वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, यही ना। मिट्टी को वाटर से ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, देन आफ्टर क्या करते हैं। वॉइस नहीं क्लियर हो रही क्या? यस बेटा, वॉइस क्लियर नहीं हो रही है क्या? ओके चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेटवर्क इशू ऐसी वजह से दिक्कत हो रही है। देखिए इसमें ट्रीज टेक द वाटर इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। इफ देयर वर फ्यूअर ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड। आप जानते हो कि जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द देयर रूट्स, यानी वो अपने जड़ों के द्वारा क्या करते हैं,
जल को अवशोषित करते हैं, फिर क्या करते हैं, जब उन यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेसिंग के दौरान ये जो इवेपोरेशन करते हैं वो अपनी लीव्स के थ्रू, ठीक है, यानी अपने पत्तियों के द्वारा क्या करते हैं, जल को वाष्पित करते रहते हैं, यानी बाहर निकालते रहते हैं. If there were fewer trees, how will the water cycle be affected? इन्होंने कहा कि यदि कम पेड़ होंगे तो कैसे वाटर साइकिल प्रभावित होगा, यानी जो जल चक्र है वो कैसे प्रभावित हो जाएगा. Tibu told them that the forest is not just home to plants and animals, many people also live in the forest. बेटा ये क्वेश्चन आस्क किया गया था कि हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड. आप जानते हो ये भी वाटर वेपर रिलीज करते हैं. जो ट्रीज होते हैं इनकी लीव्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन मेथड बोलते हैं ना, वाटर जो रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर. जो इनके लीव्स होते हैं Yes, फोटोसिंथेसिस प्रोसेसिंग के दौरान ये क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेपर वाटर रिलीज करते हैं इनकी लीव्स, ठीक है, और इसी को ट्रांसपिरेशन बोला जाता है. एक्सेस वाटर होता है उसे निकालते रहते हैं, और ये वाटर साइकिल में एक अहम रोल प्ले करता है, ठीक है. ये वाटर साइकिल में इसकी भी एक बड़ी भूमिका होती है. तो अगर कम पेड़ होंगे तो बेटा जल चक्र भी प्रभावित होगा, ये भी श्योर है. कम पेड़ तो जो वाटर साइकिल है वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब होगा, ये उससे अछूता नहीं रहेगा, ठीक है. तो आगे बता रहे हैं, Tibu told them that the forest is not just home to plant and animals, many people also live in the forest. सही बात है ना कि जो जंगल होते हैं वो क्या होते हैं, केवल पौधों और जानवरों के ही घर नहीं होते हैं. बहुत सारे लोग, बहुत सारे आदिवासी लोग है ना जंगलों में रहते हैं. मतलब बहुत सारे लोग, मतलब ह्यूमन बींग्स की बात की जा रही है यहाँ पे, ये जंगलों में रहते हैं, ठीक है. सम ऑफ तो वर्क नहीं कर रहा. यस, सम ऑफ them may belong to different tribes. Tibu explained that these people depend mostly on the forest. The forest provide them with food, shelter and water and medicines. कैसे बहुत सारे आदिवासी प्रजाति जाति से जनजाति से बिलोंग करते हैं. टीबू ने बताया लोगों को कि ये ज्यादातर अपनी जो जरूरत की चीजें हैं जंगलों से ही प्राप्त कर लेते हैं. जैसे जंगल इनको भोजन उपलब्ध कराता है, यानी जंगल से ही इनको भोजन मिल जाता है. रहने के लिए छाया, जो अपने घर बनाते हैं जंगलों में ही बन जाते हैं इनके घर. जल यानी पानी, जो इनके लिए दवाएं की जरूरत होती है सब जंगल से यानी जड़ी बूटियों के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं. यानी जितने भी इनके बेसिक नीड्स होते हैं वो फुलफिल हो जाते हैं बाय द फॉरेस्ट, ठीक है. यानी जंगलों से इनकी जो जरूरत की चीजें वो पूरी हो जाती है, इसलिए पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं ऑन द फॉरेस्ट. They have traditional knowledge about many medicinal plants in the forest. While Buju was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing the stream. देखिए, तो ये तो बात हुई आदिवासियों की, उनको बहुत सारे जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी होती है, पारंपरिक क्योंकि वो उस जंगल में रह रहे होते हैं तो उनको हर चीज के बारे में जानकारी होती है, ठीक है. क्या नुकसानदेह है, क्या फायदेमंद है, उनको सभी चीजों के बारे में जानकारी होती है. जाहिर सी बात है जहां हम रहेंगे उस चीजों के बारे में हम फैमिलियर हो ही जाएंगे, धीरे धीरे हम सभी सारी चीजों को जानने लगते हैं. While Buju was drinking water from a small stream, he saw deer crossing the stream. They disappeared into the bushes. ठीक है. अब जो बुझो है वो क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रीम से पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने क्या देखा, कुछ हिरन उस स्ट्रीम से यानी कि पानी की धारा से क्रॉस कर रहे थे. They disappeared into the bushes. अब वो क्या झाड़ियों के पीछे जाकर गायब हो जाते हैं. गायब हो जाने का मतलब वहां से निकल लेते हैं, झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं. The dense bushes and the tall grass provide animals with the food and shelter. देखिए जो घनी झाड़ियां होती हैं और जो लंबे लंबे घास होते हैं जंगलों में, ये क्या करते हैं, ऐसे जानवरों को फूड एंड शेल्टर दोनों ही प्रोवाइड करते हैं. मतलब एक प्रकार से छाया मतलब एक प्रकार का उनको घर भी बना, मतलब घर की तरह उनका माहौल बना देते हैं और भोजन भी प्राप्त करते हैं. They showed the children droppings of some animals and explain the difference between the various types of droppings. Yes, beta. They also protect them from carnivores that live in the forest. Not this point. थोड़ा सा मिस कर गए थे, कोई बात नहीं, यहाँ से थे. They also protect them from carnivores that live in the forest. इसके अलावा ये उनको ऐसे जंतुओं से भी बचाते हैं जो कार्निवोर होते हैं, जो उनको मार कर खा सकते हैं. ऐसे जंतुओं से भी ये जो लंबे लंबे घास और झाड़ियां होती हैं बचा लेती है, क्योंकि ये उसमें हाइड हो जाते हैं, छिप जाते हैं, ठीक है, अपने आप को हाइड कर लेते हैं. Yes, sir.
बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को? Yes. Yes, sir. Tibu them started looking closely at the forest floor. Soon he called, and between the showed the children droppings of some animals and explained the difference between the various types of droppings. देखिए होता क्या है यहाँ पे, soon he called and showed the children droppings of some animals. बूझो ने और बच्चों को अपने पास बुलाया और क्या बताया, नहीं बूझो नहीं तीबू थे, तीबू ने और बच्चों को अपने पास बुलाया और क्या दिखाया बच्चों को, ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स यानी कुछ जानवरों के पदचिन्हों को दिखाया, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉपिंग्स. प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म देम that the forest officers could recognize the presence of some animals in the forest by their droppings and footprints. देखिए ड्रॉपिंग्स मीन्स यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे लग रहा है उनके कुछ छोड़े गए स्मेलिंग का या कुछ रास्तों से होता है संबंधित, और फुटप्रिंट तो आप जानते हो पदचिन्ह होते हैं. ठीक है, इन्होंने कहा showed the children droppings of some animals and explained the difference between the various types of droppings. Professor Ahmed informed them that the forest officer could recognize the presence of some animals in the forest by their droppings and footprints. ठीक है, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया क्या कि ये जो फुटप्रिंट्स होते हैं या जो ड्रॉपिंग्स होते हैं यानी कि जो उनके द्वारा कुछ छोड़े गए निशान होते हैं जानवरों के द्वारा, ठीक है, इनसे जो फॉरेस्ट ऑफिसर यानी जंगल के कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो जान जाते हैं यहाँ पे किस प्रकार के जंतु आए थे या हैं. ठीक है, पाए जाते हैं. Buju called everyone and showed them a large decaying heap of animals droppings. यस बेटा, ड्रॉपिंग्स मीन्स यहाँ पे दिखाया गया कि उनके द्वारा कुछ अवशेषों की बात की जा रही है. ठीक है, उनके कुछ अवशेषों की बात की जा रही है. Yes, sir. Buju called everyone and showed them a large decaying heap of animals dropping. यानी उन जानवरों के बचे हुए अवशेष, हो सकता है छोटे जानवरों को बड़े जानवरों ने मारकर खा लिया हो तो उनके कुछ अवशेष छूट जाते हैं. ऐसे उनसे बड़े जानवरों को, उससे भी बड़े जानवरों को मारकर खा लिया हो तो ऐसे ये सब अवशेष या मर गए हो तो उनको कुछ. ठीक है, बुजू ने सबको बुलाया और दिखाया क्या, डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल्स ड्रॉपिंग, यानी एक बहुत बड़ा ढेर इन एनिमल्स ड्रॉपिंग का एक बहुत बड़ा ढेर वहां पर पड़ा हुआ था. बुजू ने सबको बुलाकर दिखाया. Several beetles and grubs were feeding on the heap and bunch of seedlings was sprouting. बहुत सारे दीमक और तमाम सारे कीड़े मकोड़े उस पे लगे हुए थे. ठीक है, और वो क्या कर रहे थे, उससे फीडिंग कर रहे थे उस पे. एंड ऑन द हीप were feeding on the heap and a bunch of seedling was sprouting. और उस पे एक पौधों का गुच्छा या पौधों का समूह उस पे स्प्राउट हो रहा था, अंकुरित हो रहा था उन पे. ठीक है, क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स थे, है ना, तो उस पे स्प्राउट हो रहा था. These seedlings are of the herbs and shrubs. ये क्या है, जो सीडलिंग्स ग्रो कर रहे थे उन पे वो क्या होते हैं, हर्ब्स एंड श्रब्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया द एनिमल्स आल्सो disperse the seeds of certain plants and help the forest to grow and regenerate. बात सही है, जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, also disperse the seeds of certain plants and help the forest to grow and regenerate. ये पौधों को डिस्पर्सित करते हैं यानी कि बिखेरने का काम करते हैं. कैसे, इनके शरीर में चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, या क्या करते हैं, ये पौधों के भागों, विभिन्न भागों को खाते पीते आगे बढ़ते रहते हैं. तो इस तरह से इनके जो बीज होते हैं, ठीक है, वो डिस्पर्स हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं. और इससे जो फॉरेस्ट होता है वो रीजनरेट होता है और ग्रो करते हैं. जंगल बढ़ता रहता है, धीरे धीरे नए नए पेड़ उगने लगते हैं और उससे जंगल बढ़ता रहता है. The dead animals dung also provide nutrient to the seedlings to grow. बेटा जी इसके लिए देखिए, इनको किसी प्रकार की फर्टिलाइजर्स या किसी प्रकार की जरूरत नहीं होती, ये भी इसमें हेल्प करते हैं. कैसे, जो इनके डंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट टू द सीडलिंग्स टू ग्रो. ऐसे नन्हे पौधों को जो ग्रो कर रहे होते हैं उनको ये जो डंग्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, क्या सारे जितने भी इनको
रिक्वायर्ड कंपोनेंट होते हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब जो फुलफिल नहीं हो पा रही थी ऐसे मतलब कंपोनेंट्स डंक्स के थ्रू मतलब फुलफिल हो जाते हैं। यस बेटा, मुझे लग रहा है अभी और कई सारे पेजेस हैं क्या। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं, आज टाइम ओवर हो रहा है। नेक्स्ट इसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। After listening to this, Bujo noted in his notebook by harboring greater variety of plants। यानी ये सब देखकर और सुनकर अब बुजो क्या करता है, अपने नोटबुक में सब नोट कर रहा है, ठीक है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर द हर्बीवोर्स। एक चीज है, जितने भी प्रकार के हर्बीवोर हैं, यानी जितने प्रकार के तृणभोजी यानी कि जो मांसाहारी ना हो, ऐसे जंतु की बात कर रहे हैं, ऐसे जीवों की बात कर रहे हैं, उनके लिए जो फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, यानी कि एक अवसर देता है फॉर फूड एंड हैबिटेट, यानी भोजन और शरण दोनों प्रकार से इनकी मदद करता है। लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोर्स मीन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ कार्निवोर्स। देखिए एक चीज है, लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोर्स मींस इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ कार्निवोर्स। एक चीज और है ना, जितने ज्यादा हर्बीवोर होंगे उतने ही कार्निवोर के लिए भोजन भी उपलब्ध होता है, क्योंकि वो हर्बीवोर किसके भोजन होते हैं, कार्निवोर के भोजन होते हैं।